Hi students, welcome to the next lecture of periodic table at IIT मंथन। तो लास्ट क्लास में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे थे। लेट्स गो थोड़ी और बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। हमने एटॉमिक नंबर्स देखे थे कैसे बढ़ रहे थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, और व्हाट आई टोल्ड वाज कि इनके एटॉमिक नंबर्स नोबल गैसेस के अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि अगर एकदम एसिड इसका आर्सेनिक का पूछ लें तो क्रिप्टॉन का पता हो अगर मान लो तो फिर उससे 3 माइनस कर दो, करेक्ट। 36 से 1 2 3 माइनस कर दो 33 आ जाएगा, करेक्ट। तो थोड़ी और बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और ग्रुपिंग की, रीज़न की। ऐसे क्यों ग्रुप किया है, हमें पता है कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है इसमें, एटॉमिक नंबर का। जितने भी पिछले पीरियोडिक टेबल्स थे, कौन कौन से थे पीरियोडिक टेबल, तो लोथल-मेयर का था, मेंडलीफ का था, लोथल-मेयर का ने कोई और रिप्रेजेंटेशन की थी, फिर डॉबिनियर ने अपनी थ्योरी दी थी, न्यूलैंड ने दी थी, लेकिन सब में एटॉमिक मासेस था बेसिस, है ना। एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग नंबर में लगाओ तब प्रॉपर्टीज़ रिपीट्स होनी शुरू होती हैं या फिर सिमिलर होनी शुरू होती हैं। इसके अंदर एटॉमिक नंबर का यूज़ किया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। फिर इससे पहले जितने पीरियोडिक टेबल थे सब में एक एक साइंटिस्ट का नाम था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट की मिली हुई जो ये थी क्रिएशन थी। जैसे कि हेनरी मोज़ले से हमने स्टार्ट किया था, एक्सरे एक्सपेरिमेंट उसने किया था, और उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट, बोहर का भी नाम था इसमें, को क्रेडिट जाता है। तो किसी एक साइंटिस्ट का नाम रखने लर्न करने की ज़रूरत नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद व्हाट आई वांट यू टू नो इज़ कि प्रॉपर्टीज़ सिमिलर रिपीट क्यों हो रही हैं। देखो ये सारा एस ब्लॉक है, ये वाला, ये सारा पी ब्लॉक है, और ये डी ब्लॉक है या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और यहाँ पे आते हैं इनर ट्रांजिशन, करेक्ट। ये चला जाता है यहाँ से इधर, तो फिर 56, 57, 58, 59, 2, 10, 18, 36, 54, 55, 56, 57, 58, 58 to 71, और ये रहता है 54, 86, 87, 88, 89, 90, 90 to 103। ये एक्टिनॉइड्स, ये लैंथेनॉइड्स, और ये एक्टिनॉइड्स। ये यानी ये हो गए एस ब्लॉक एलिमेंट। ये 2 ब्लॉक सिर्फ एस ब्लॉक, ये सारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक यहाँ से यहाँ, और ये हो गया पी ब्लॉक। फिर ये अलग से आए और ये बन गए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इधर वाले 2 ब्लॉक्स जो हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। सबसे राइट पे 6 एलिमेंट के जो पेयर्स हैं वो डी ब्लॉक हैं, सॉरी पी ब्लॉक हैं, और बीच में जगह मिलती है डी ब्लॉक को, ये 2 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। नाउ इनमें क्या चीज़ ऐसी है कि प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं। हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो लगा दिया है, बात सही है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ रिपीट क्यों हो रही हैं या फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्यों आ रही हैं नीचे जाने से, उसकी रीज़न है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो जब भी केमिकल रिएक्शन होते हैं 2 चीज़ों के बीच में, 2 एलिमेंट्स के बीच में, तो सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का कुछ नहीं है, इनर्ट पड़े रहते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए प्रॉपर्टीज़ भी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। अब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम हो गए, इन सबके सेम होते हैं, 1 होते हैं, NS1, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, केमिकल रिएक्शन में, और उन्हीं की वैल्यू सेम है तो प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, करेक्ट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम हैं एस में और पी में। जैसे इसके अंदर एस ब्लॉक के अंदर ये NS1 है, ये NS2 है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में
कि बाहर वाले शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, s में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनमें s में 2 इलेक्ट्रॉन है। देख लो एक बार बेसिक पीरियोडिक टेबल में। इसमें अब p शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन भी 6 बन सकती है, या तो p1 बनेगी या p2 बनेगी या p3 या p4, इस तरह से 6 बन सकती हैं। तो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, s2p1, ठीक है, या फिर सिर्फ p1 याद रखो, इधर p2 p3 p4 p5 इधर p6 है। हीलियम यहाँ आना चाहिए था, वैसे तो हीलियम के बारे में बात करते हैं, वेट। तो s इलेक्ट्रॉन हम समझ गए, सबकी s1 कॉन्फ़िगरेशन है, उस एक इलेक्ट्रॉन ने ही पार्टिसिपेट करना है केमिकल रिएक्शन में, तो प्रॉपर्टी सेम होंगी। यहाँ पे भी s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाला शेल है वो, तो प्रॉपर्टी सेम होंगी, 2 इलेक्ट्रॉन है बाहरी शेल में, ऐसे इसमें 1 है, इसमें p के 2 p के 3 p के 4 p के 5 p के 6 हैं, और उन्हीं ने ही पार्टिसिपेट करना है। अब ऐसे यहाँ पे d है, s और p में एक्सेप्शन नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अभी तक हमने 2 एक्सेप्शन पढ़ी थी, कॉपर क्रोमियम, दोनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट थे या फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे। s और p में एक्सेप्शन नहीं होंगी, d और f में तो इतनी होंगी कि याद भी नहीं कर पाओगे और याद करनी भी नहीं है, खास करके f ब्लॉक में। एनीवेज d ब्लॉक की आउटर कॉन्फ़िगरेशन होगी n-1 d और ns, ये हो सकता है 1 to 10 और ये हो सकता है 0 से 2, 0 भी हो सकता है, ठीक है। 30 में तो कोई ऐसा केस नहीं आया था, बाद में आ सकता है। तो इसके लिए तो एस ब्लॉक के लिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस वाले सबसे भारी शेल के एस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 या 2, यहाँ पे 2 यहाँ 1। पी के लिए वैलेंस सिर्फ बाहर के शेल के लिए, बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एस और पी। मगर डी के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम मानेंगे एस और डी, यानी एस भी पार्टिसिपेट करेगा और डी भी करेगा, दोनों ही हिस्सा लेंगे केमिकल रिएक्शन में। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर सिर्फ n वाला सबसे भारी वाला शेल तो पार्टिसिपेट करेगा ही, उसके अंदर उससे जस्ट नेक्स्ट n-1, मतलब ये शेल सबसे भारी है, ये पेनल्टीमेट शेल है, मतलब ये लास्ट आउटर मोस्ट, ये सेकेंड लास्ट, उसका डी भी पार्टिसिपेट करता है डी में। तो यानी केमिकल रिएक्शन होंगे तो इन पे और इस पे नज़र रहेगी। पी में कोई दिक्कत नहीं है, एस में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स पी वालों में पी और एस पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बाहरी शेल के जो होंगे, मतलब पी वाले में एन एस और एन पी वाले पार्टिसिपेट करेंगे। किस में, चाहे एस हो चाहे पी ब्लॉक का हो। एस ब्लॉक का होगा तो ये आएंगे ही नहीं, तो इसलिए लिख सकते हो ऐसे ही, पी ब्लॉक के हैं तो ये और ये पार्टिसिपेट करेंगे, डी में ये पार्टिसिपेट करेगा और ये पार्टिसिपेट करेगा, राइट। एफ ब्लॉक में और भी थोड़ा सा लोचा है, एफ ब्लॉक में एस के भी पार्टिसिपेट करेगा, n-1 का डी और n-2 का एफ, ये सारे ही पार्टिसिपेट करते हैं। एफ ब्लॉक के बारे में ज़्यादा अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, अलग से जब चैप्टर आएगा तभी पढ़ेंगे एफ ब्लॉक, वो भी 12th में। फिर भी एनीवेज ये पता होना चाहिए एफ ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, सबसे बाहरी वाली के एस, उससे पेनल्टीमेट शेल के, मतलब सेकेंड लास्ट शेल का n-1 वाला भी सब शेल, और उसके अंदर वाला भी एंटी पेनल्टीमेट, ये पेनल्टीमेट शेल मतलब सेकेंड लास्ट, और थर्ड लास्ट हो गया एंटी पेनल्टीमेट शेल, वो भी पार्टिसिपेट करेगा, राइट। तो एस और पी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं आती है, लोचे सारे डी और एफ में आएंगे। हमने भी 2 एक्सेप्शन पढ़ी थी, क्रोमियम और कॉपर, 24, 29, ये भी डी ब्लॉक के हैं। बाद में तो इतनी एक्सेप्शन आएंगी कि आपको याद करने को कोई कहेगा नहीं, ठीक है, यहाँ इतने याद करने हैं, क्रोमियम और कॉपर। नाउ लैंथेनॉइड की बात करें अगर, जिनॉन का कितना होता है, 54 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 86 होता है। नोबल गैस के टिप्स पे होने चाहिए, मैं बहुत बार बता रहा हूँ और फिर भी दोबारा से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे याद नहीं करते जनरली, लेकिन इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। देखो अगर याद नहीं करोगे ना तो इधर उधर ध्यान जाता रहेगा, कंफ्यूज होते रहोगे, क्वेश्चन में पूछा कुछ और होगा, दिमाग सारा रह जाएगा, एटॉमिक नंबर कैसे ढूंढूं, 2-3 मिनट उसी में लग जाएंगे, फिर जो मेन कॉन्सेप्ट आएगा तब तक दिमाग भी ख़राब हो जाता है क्वेश्चन करते हुए, और आंसर भी फिर उतना एफिशिएंटली नहीं आता है। जब तक ये छोटी मोटी चीज़ें टिप्स पे हो ना, तो जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है सीधा उस पर छलांग मार सकते हो और एफिशिएंसी बढ़ती है।
ठीक है ना। फिर यही रीज़न है, ऐसा लगता है कि यार मेरा IQ इतना ज़्यादा है फिर भी मैं पीछे, मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। यही रीज़न होती है कि केयरलेसनेस, जो चीज़ें टीचर बता रहे हैं या बुक्स में लिखी हैं वो लर्न नहीं होंगी तो दिमाग पहले उन पे जाएगा। अच्छा वो पहले ड्राइव करो फॉर्मूला, या पहले एटॉमिक नंबर खोजते रहो, उसके बाद मेन मुद्दे पे आओ। तो नोबल गैसेस की एटॉमिक नंबर बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। और अगर ये भी याद हो, जैसे हीलियम फर्स्ट में है, नियॉन सेकेंड पीरियड में है, ये भी याद हो, एकदम से दिमाग में फ्लैश कर सके अगर क्वेश्चन देखते ही, तो वेरी वेल एंड गुड। नहीं तो लिखोगे फिर पता लगाओगे। एनीवेज ये कौन से में है, 1 2 3 4 5th पीरियड में, 6 में 55 56 57। ये 57 में 6F में जाना चाहिए, सॉरी 4F में जाना चाहिए था। 6 तो इसका पीरियड है, ये 4F में जाना चाहिए था, मगर यहाँ इलेक्ट्रॉन गया D में। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, ज़ेनॉन, मैं लेंथिनम की बात कर रहा हूँ। फिर 6s2, फिर 4F में जाना चाहिए था, नहीं गया, 5d1 में चला गया, इसलिए 57 को लेंथेनॉइड में नहीं गिनते हैं। इसको D ब्लॉक ही मानते हैं। आता वैसे पहले एनर्जी के हिसाब से 6F था, ये गया 5d में, इसकी मर्जी है, बहुत सारा इसके रीजंस बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो है वो F ब्लॉक में पढ़ेंगे हम। जो यहाँ पे पढ़ने की हैं वो हम डिस्कस करेंगे रीजंस। ऐसे ही यहाँ पे जो आएगा 85 86 87 88 89, 89 भी जाना चाहिए था F में। 7s के बाद 5F आना चाहिए था, नहीं आया, 6d आ गया, इसलिए भी इसको भी एक्टिनॉइड में नहीं पड़े। मतलब ये पहले एलिमेंट D ब्लॉक में ही आते हैं। उसके बाद जो 14 एलिमेंट हैं 58 to 71 लेंथेनॉइड में गए, यहाँ भी 90 से 103 एक्टिनॉइड में गए। मतलब वैसे तो 57 to 71 भी याद रख सकते हो, 6th पीरियड पीरियड 3rd ग्रुप, करेक्ट। ये भी 6th पीरियड 3rd ग्रुप। और 58 से 71 है तो फिर F ब्लॉक का है, 90 से 103 है तो F ब्लॉक का है, 57 यहाँ चला गया, लेंथेनम एक्टिनम भी यहाँ चला गया D ब्लॉक में। अब इनको अलग क्यों रखा, इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज इनको भी यहाँ रखते तो एक तो पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा फैल जाता, प्रेजेंटेशन एकदम ख़राब हो जाती, लर्न करने में या उसको देखने में, फटाफट से देख रहे हैं सपोज, बहुत टाइम लग जाता, बहुत कम्बरसम हो जाता, मतलब माथा पिच्ची बहुत ज़्यादा हो जाती, राइट। इसलिए उसको कम्पैक्ट रखने के लिए, बढ़िया सी शेप देने के लिए एक तो इसको अलग रखा। दूसरा, आप जैसे टॉप टू डाउन जा रहे हैं, टॉप टू डाउन सबकी कॉन्फ़िगरेशन P1 आ रही है यहाँ पे, इधर भी आएगा जो एलिमेंट मान लो, इधर भी। अगर इनको भी लगा दें तो सारे शिफ्ट हो जाएंगे राइट की तरफ, और राइट, या फिर शिफ्ट ना करें, इसको ऐसे ले लें, इसको फैलाएं, सिर्फ इसको फैलाएं और ये सारे राइट पे करें, तो बहुत अजीब सा हो जाता है पीरियोडिक टेबल। इसीलिए इनको अलग से स्टडी करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी D से अलग होती हैं, इसलिए इनको अलग से पढ़ना ही अच्छा समझा। मतलब रख के ऐसे भी देखा होगा, ऐसे रख के देखा होगा पहले, कोई फॉर्म ऐसी अच्छी नहीं मिल रही होगी, इसलिए बेस्ट फॉर्म रखने के लिए इनको अलग से पढ़ते हैं। हाँ, तो हम समझ गए कि S ब्लॉक में इनकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल की सेम होती है, NS1, इनकी सबकी NS2, इनकी सबकी P1 P2 P3, ऐसे 6 सेट बन गए, P1 से P6। इसमें 2 ही बने, S1 और S2, और इसमें तो 10 बने, करेक्ट। S ब्लॉक में D1 में D सब शेल में कितने आ सकते हैं, 10। तो 10 सेट बन गए, पर ज़रूरी भी नहीं है कि सेम आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्सेप्शन है। फिर भी ट्राई किया गया, काफ़ियों की सेम कॉन्फ़िगरेशन भी आई। जैसे ये हमें पता है D1 है, D2 D3 D4 नहीं D5 D5 D6 D7 D8 D9 नहीं D10 D10। काफ़ियों की सेम भी है, बाकियों की थोड़ी अलग भी है, प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर हैं इसमें भी। तो सबको इस तरह से अरेंज किया गया। हीलियम की बात करें तो इसकी 1s2 है प्रॉपर्टी, है ना। तो सोचेंगे कि यहाँ पे आए, मगर इसकी प्रॉपर्टी सारी नोबल गैसेस से मिलती है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया। कॉन्फ़िगरेशन ऑल दो ऐसी है, पर ये सारे मेटल्स हैं, वो सारे नोबल गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट मतलब जो किसी से रिएक्ट ना करे, इसलिए हीलियम को यहाँ पे रखा। जबकि ये सारे P6 हैं, ये 1s2 है ना।
एक्सेप्शन मान लो इसको, लेकिन प्रॉपर्टीज की वजह से इसको हीलियम को इस ग्रुप में रखा। तो इनको बोलते हैं एल्कलाइन मेटल्स, क्योंकि ये एल्कलाइन बेस को भी बोलते हैं। बेस कौन सा होता है? जो OH माइनस रिलीज कर सके। एसिड कौन सा होता है? H प्लस रिलीज कर सके। इस पे पूरा चैप्टर आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, बट अभी के लिए इनको एल्कलाइन क्यों बोलते हैं? ये बेस बनाते हैं बढ़िया। इनको बोलते हैं, तो ये फर्स्ट S1 के हो गए, ये सारे दोनों S ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इनके अंदर भी इसको बोलते हैं एल्कलाइन मेटल। इस सारे को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। इस सारे को बोलते हैं, अर्थ में मिलते हैं ये, इसलिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये ट्रांजिशन में है मेटल्स, ये सारे मेटल्स भी हैं। और P में सारे नहीं, मोस्टली नॉन मेटल्स हैं। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो P ब्लॉक में ही दिखेंगे। मेटल्स ज़्यादा है, नॉन मेटल बहुत कम है, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांजिशन। और ये उसके भी अंदर जो है F ब्लॉक के, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? D ब्लॉक वाले को इनर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के भी इनर अंदर है, तो क्या बोलते हैं इसको? इनर ट्रांजिशन। इनको क्या बोलते हैं? P ब्लॉक। S और P मिला के बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल क्यों? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन नहीं होती, इनको नॉर्मल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और ये हो गए ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन। हीलियम के बारे में भी समझ गए हम। ऑल्दो यहाँ पे होना चाहिए था पर वहाँ गया। अब उसके बाद देखो, एटॉमिक नंबर याद ना हो, पीरियोडिक टेबल याद हो। अगर मान लो पीरियोडिक टेबल याद का मतलब क्या है कि अगर मैं अभी बोलूँ आपको लिख के दिखाओ सारे जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप लिख सको, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो गैस कर पाओगे कौन किसके नीचे है, इससे कितना उधर है। अगर इन सारा पीरियोडिक टेबल मतलब आप लिख सको और इनके एटॉमिक नंबर्स आपको याद हों, तो किसी का भी एटॉमिक नंबर बता सकते हो। इसका आ गया तो इसका बता सकते हो, इसका आ गया तो इसका बता सकते हो। तो पीरियोडिक टेबल की पिक्चर हो दिमाग में और नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर टिप्स पे हो। फिर क्या चीज़ बतानी है? हाँ, जो नोबल गैसेस हैं ये सारी नोबल गैसेस हैं। तो हीलियम को छोड़ के इनकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6। हीलियम को छोड़ के सबकी कॉन्फ़िगरेशन यही है, NH2 NP6। मतलब कॉन्फ़िगरेशन देख लो बेशक पीरियोडिक टेबल में। और ये इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। वैसे सबका नाम है, इनऑर्गेनिक में अलग अलग से चैप्टर हैं इनके। पूरा इसके ऊपर एक चैप्टर है, S ब्लॉक के ऊपर, P ब्लॉक के ऊपर 2 चैप्टर्स हैं। उसमें पढ़ोगे नाम, जैसे इनको चाल्कोजेंस बोलते हैं, ठीक है, इनको हेलोजेंस बोलते हैं। एनीवेज, इनर्ट गैसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। ये लास्ट के जो हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये वाला ग्रुप, इनको नोबल गैसेस ही बोलते हैं। और इनर्ट किसको बोलते हैं? जो रिएक्ट ही ना करे, ठीक है। इनर्ट मेटल जैसे कौन सा हो गया? गोल्ड, जो रिएक्ट नहीं करता। इनर्ट गैसेस कौन सी होगी? ये वाली। इनकी कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसकी हो वो रिएक्ट नहीं करता। तो बाकी सारे एलिमेंट्स रिएक्ट क्यों करते हैं? ताकि नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन आ सके। जैसे सपोज ये एलिमेंट है, इसकी क्या होगी? NH2 NP5। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फिर नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, फिर स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पहले क्या था? NH2 NP, मतलब ये थर्ड में है, 3s2 3p5। इसको क्या बनना है? आर्गन जैसा, 3s2 3p6 करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जबकि अगर पोटेशियम की बात करें, इसी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? बिल्कुल आर्गन जैसी। आर्गन के बाद 4s1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। सब एलिमेंट्स कोशिश करते हैं वो बन जाएं जिससे कि इनर्ट हो जाएं हम भी, या फिर स्टेबल हो जाएं। दिस वॉज अबाउट पीरियोडिक टेबल। अब हम ट्रेंड्स भी करेंगे।
नाउ मूविंग ऑन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना। अब हम स्लेटर्स रूल पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है आगे के लिए। फॉर्मूला बेशक ना याद रहे, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। देखो क्या होता है, जब सपोज करो एक ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर 10 चार्ज है, ठीक है, मतलब क्या है 10 प्रोटॉन होंगे इसके अंदर, 10 यूनिट का चार्ज है। पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से काम चलेगा। थोड़ा और ले लो, चलो 20 इलेक्ट्रॉन ले लो। और थर्ड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स है सपोज। अब इस इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर हम, तो हमें क्या दिख रहा है कि 20 यूनिट का न्यूक्लियर चार्ज इसे अट्रैक्ट कर रहा है, करेक्ट। सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर तो, ठीक है, वी मे थिंक कि न्यूक्लियस के ऊपर 20 यूनिट का चार्ज है और इसको उतने चार्ज से ही अट्रैक्ट कर रहा होगा। मगर प्रॉब्लम क्या होती है कि सिर्फ अट्रैक्शन के फोर्सेस नहीं है इसके अंदर। हमें दिख रहा है कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसको इतने यूनिट का पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। बट द प्रॉब्लम इज कि आसपास और इलेक्ट्रॉन्स भी तो पड़े हुए हैं, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इसके अंदर वाले शेल में, ये तो इसको रिपेल करेगा, यानी सारी फोर्स अट्रैक्शन की तो नहीं है। ये तो अट्रैक्ट कर रहा था सबने सारे फोर्स से, मगर कुछ रिपेल ये भी करेगा, कुछ रिपेल ये भी करेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो असली सिनारियो ऐसा नहीं है। आइडियली ऐसा हम सोचते हैं कि जो न्यूक्लियस है उस पर जितना चार्ज है उतनी फोर्स से, उस चार्ज के हिसाब से जो फोर्स बनेगा, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज के हिसाब से जितनी ताकत बनेगी उतनी ताकत का फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे। बट there are some repulsive forces as well acting on the electron, there are some repulsive forces also। और वो ओरिजिनेशन क्या है उन रिपल्सिव फोर्सेस का, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अराउंड उनका तो नेगेटिव चार्ज है, हमारे इलेक्ट्रॉन का भी नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ रिपल्जन भी होगी। यानी पूरी तरह से अगर देखें हम तो इतना फोर्स नहीं लग रहा है उसके ऊपर, क्यों, ये सारा अट्रैक्शन का फोर्स था, कुछ रिपल्जन का फोर्स भी इसने निकाला। तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज 20 का ना होके हमें निकालना पड़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि पूरा 20 तो नहीं होगा, क्योंकि इतनी अट्रैक्शन तो नहीं है, कुछ रिपल्जन भी है। तो समझ गए हो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि ऑल फोर्सेस आर नॉट अट्रैक्टिव, देयर आर सम रिपल्सिव फोर्सेस आल्सो प्रेजेंट ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो द सेकेंड पॉइंट वुड बी, जो जितना पास है न्यूक्लियस के उस पे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। डिस्टेंस डिपेंडेंट भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। डिस्टेंस से भी फ़र्क पड़ेगा। अगर आप, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और बेंच में जो बहुत पीछे बैठा है उसको कम सुनेगा, पास बैठा है उसको ज़्यादा सुनेगा, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट भी है ये फोर्स। इसका मतलब जो पास है उस पर ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, जो दूर है उस पर कम अट्रैक्शन होगी। फिर जो थर्ड पॉइंट है, ये देखो, ये एक्सपेरिमेंटली आया है, बहुत ज़्यादा रीज़न इसकी भी नहीं है। तो जो साइंटिस्ट ने सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस देखे एक्सपेरिमेंट से और बनाने की कोशिश की थियरी, जैसे जो N+L रूल है वो भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, N+L की एनर्जी सबसे कम होगी, वो भी एक्सपेरिमेंटली उसने देखा क्या कौन से शेल कैसे भर रहे हैं, फिर उसके बाद रूल बनाया N+L। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं केमिस्ट्री में जो पहले डेटा देखा कैसे कैसे हो रहा है, फिर नोटबुक पे सोचा कि अच्छा अगर ऐसे से हो रहा है सब कुछ तो फिर कैसा फॉर्मूला या क्या लॉजिक सही रहेगा, और अगर वो लॉजिक वहाँ पे फिट बैठ रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ भी फिट बैठ रहा है तो मतलब थ्योरी ठीक है। तो इसमें देखा कि जो बाहर के शेल हैं वहाँ का फोर्स नहीं देखेंगे। जैसे मान लो इस पर जो रिपल्जन का फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे, वो सिर्फ इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लग रहा है, इसके खुद के शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से लग रहा है, बाहरी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्जन फोर्स को हम नहीं गिनते। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज रिपल्सिव।
तो स्लेटर रूल के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालें? हम सोच रहे हैं 20 का चार्ज लग रहा है इसके ऊपर, लेकिन पूरा 20 का नहीं है, कुछ कम है। तो एग्जैक्ट कैसे निकालें? स्लेटर रूल ने बोला एटॉमिक नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो एक्ट कर रहा है वो निकालना हो तो माइनस सिग्मा, ये सिंबल है। कैसे निकालना है सिग्मा? इसका फॉर्मूले के क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, फिर बुक्स में दिए होते हैं, पढ़ लो एक बार, बहुत ही सिंपल सा है। लेकिन हाँ, लॉजिक समझ लो एक बार, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा बाद में जो पॉइंट्स आएंगे जो इंपॉर्टेंट है समझने में, उनको उतनी आसानी होगी। जितनी ज़्यादा स्टडी करोगे उतनी आसानी होगी और कॉन्सेप्ट समझने में। हाँ, फॉर्मूला एज इट इज़ तो नहीं आता एग्जाम्स में। फर्स्ट एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव निकालना है। ये 20 है नहीं, ये दिख रहा है, तो जिस इलेक्ट्रॉन पे देखना हो उसको कैसे निकालते हैं? फर्स्ट रिपल्जन ड्यू टू आउटर इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट कंसिडर्ड। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन पे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हैं, तो जिस शेल में वो इलेक्ट्रॉन है उसके बाहरी वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स का कोई असर नहीं आएगा। पहला पॉइंट। सेकंड, इन द सेम शेल सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब हर इलेक्ट्रॉन में 0.35 का रिपल्जन हम ऐड कर देंगे। रिपल्जन जितना ज़्यादा होगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसकी इफेक्टिवनेस कम होगी। ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ घटाएंगे, घटोतरी होगी इसके अंदर से। वो कैसे होगी? अगर सेम शेल के अंदर है तो 0.35 का रिपल्जन उसको दे रहा है। फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 शेल सिग्मा इक्वल टू 0.85 s और p इलेक्ट्रॉन। अगर जिस इलेक्ट्रॉन पे हम निकाल रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो s या p का इलेक्ट्रॉन है, सपोज 3p का इलेक्ट्रॉन है कोई, उसके ऊपर निकाल रहे हैं, या 4p का है या 2p का है, 4s का, 3s का इलेक्ट्रॉन, जैसे ये पकड़ लिया जो इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर निकाल रहे हैं, तो वो s और p का हुआ, उसके ऊपर ये लॉजिक लगा, d f पे नहीं लगा है लॉजिक। फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन डीपर शेल्स सिग्मा इक्वल टू 1, किसके लिए? s और p इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, सपोज हमने 5s के इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो जो फोर्थ के इलेक्ट्रॉन्स हुए उनकी वजह से रिपल्जन 0.85 हर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, और डीप जाए तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, उन सब के लिए 1 की रिपल्जन अच्छी खासी। फिफ्थ पॉइंट, फॉर डी सिग्मा इक्वल टू 1 फॉर inner shell electrons for D और F, यानी DF की बात करें तो उनके सेम शेल में तो 0.35 की रिपल्जन है, उसके अलावा अंदर जितने भी शेल हैं सब कितने की रिपल्जन देंगे? 1 की रिपल्जन देंगे। क्वेश्चन करते हैं, फिर ये ज़्यादा क्लियर होगा। पॉइंट्स नोट कर लो। यही है स्लेटर रूल, कोई पूछता नहीं है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, फिर भी बुक्स में दिया होता है, और आई वांट, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आगे जो हम लॉजिक्स पढ़ेंगे, स्लेटर रूल आता हो तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा लॉजिक्स में। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 3s। ये स्लेटर रूल था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए। तो पूछ रखा है 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन है 3s2। ठीक है, 3s2 कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉन की, उसमें बताओ
उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है। और एटॉमिक नंबर दे दिया उसने, लेट्स से 20 दे दिया एटॉमिक नंबर, हाँ 20 एटॉमिक नंबर है, तो होना चाहिए था 20, बट माइनस करेंगे जो रिपल्जन हो रही है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 फिर 3s आ गया, 3s2 तक भरा है, सॉरी चलो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की पूछ रहा है, 3s2 की पूछ रहा है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 10, तो 12 हो गया। 12 में से माइनस करो, सेम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, वो एक कितना रिप्रेजेंट करेगा 0.35 की, वो माइनस होगा इसमें से। चलो सिग्मा देख लेते हैं पहले कितना है, वो माइनस कर देंगे। फिर इनर इलेक्ट्रॉन्स की, ये एस का है, इनर की कितनी होती है, कितने टोटल 8 है इनर में, इंटू माइनस 0.85, और डीप जाए तो 1 की होगी, 2 इलेक्ट्रॉन है 1 की रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। ऐसे कोई बोल दे कि चलो 4d4 की करो, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 4d4, तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं इसकी, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 4d4 5s2। मैंने ऐसे क्यों लिखा है, इनर से लेके आउटर इलेक्ट्रॉन तक, आउटर शेल तक जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। भरता भले पहले ये है, लेकिन अरेंजमेंट कैसी है, पास से दूर जाएंगे तो पहले कौन सा आएगा 4d। अब बाहरी के, तो 4d के एक इलेक्ट्रॉन की हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। पहले सारे काउंट करो, 10 12 18 20 26 और 6 32, तो ये हो गया, इसको Z भी बोलते हैं एटॉमिक नंबर को ही, 32 हो गया ये, 6 और है ना, 4p6 का होना चाहिए 36 और 10 12 18 20 26 30 32, ठीक है। थ्री डी कहाँ गया, सॉरी, हाँ 4s, यहाँ पे 3d भी लिखो, 3d10, ये हो गया 42, 36 और 6 है ना, यहाँ तक नोबल गैस आई 36 और 6, अब सही है 42। अब 4d की बात करते हैं, तो 5s तो दूर हो गया, आउटर की कोई कंट्रीब्यूशन होती है नहीं। सेम में कितनी होती है 0.35, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, इसके अलावा जो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन 4 हैं 4d में, एक तो हम कंसिडर कर रहे हैं, उसके अलावा 3 होंगे, तो माइनस 0.35 इंटू 3 प्लस, और ये प्लस करना था, ये सारा माइनस होगा कुल मिला के, ये सारी रिपल्जन है, तो प्लस। अब सेम शेल के अंदर, सॉरी 3 नहीं है, ये भी सेम शेल के अंदर है, तो 6 2 8 3 11 है, तो 4 में ही वो भी। उसके अलावा जितने भी हैं कितने होंगे, 42 में से 10 12 14 गए, कितने हो गए 28, तो 1 इंटू 28 ये हो गए, क्योंकि ये जितने भी हैं 10 16 18 24 और 4 28, डी और एफ में यही लॉजिक लगा रहा था। अगर हम डी इलेक्ट्रॉन पकड़ रहे हैं तो उसके इनर शेल का सबका 1 ही होगा। एसपी में तो वेरिएशन थी, खुद की 0.35, उसी शेल में है तो 0.35, उससे अंदर के शेल में है तो 0.85, फिर उसके बाद 1। डी और एफ में क्या था, उसी शेल में है तो 0.35, उसके अंदर सबकी कंट्रीब्यूशन 1 है, तो ये आ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे बाहर जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता रहेगा, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं न्यूक्लियस की पावर कम होती रहेगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम समझ गए कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता रहेगा उसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम होता रहेगा, मतलब न्यूक्लियस की जो असली पावर होगी वो कम होती रहेगी। अगर 30 का 30 चार्ज है तो जितना पास है न्यूक्लियस से कोई इलेक्ट्रॉन
उस पर उतने ज़्यादा फोर्स है, उसको निकालना भी उतना मुश्किल होगा। जैसे जैसे दूर होता गया न्यूक्लियर चार्ज कम होता गया, उसको निकालना भी आसान हो जाएगा कंपैरेटिवली, करेक्ट। ये काम आएगा लॉजिक बाद में। और प्रूफ के लिए क्या देखेंगे हम, स्लेटर्स रूल, क्योंकि जो बिल्कुल पास है न्यूक्लियस के लिए उसको रिपल्जन बाहर वालों से तो मिल ही नहीं रही है ना। स्लेटर रूल तो यही बोल रहा है कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से मिलती है रिपल्जन, तो उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। जैसे जैसे दूर जाते रहे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता रहेगा। एक इफेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद ट्रेंड्स पे जाएंगे। हमने 4 ट्रेंड पढ़ने हैं पीरियोडिक टेबल के, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इतनी बार आएंगे बाद में, इनऑर्गेनिक में भी और बाकी चैप्टर्स में भी। इतनी बार बार सुनोगे इनकी बात, ऑर्गेनिक में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चैप्टर्स हैं। इनमें जितने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे बाद में उतनी ज़्यादा हेल्प होगी। नहीं तो ऐसे होता है कई बार पूरी मेहनत कर रहे हो किसी चैप्टर में, नंबर कम आ रहे, लगता है कि यार मेहनत तो हमने सबसे ज़्यादा की थी, नंबर कम क्यों आए, क्योंकि बेसिक वीक थे। तो इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और इनसे तो पहले जो स्लेटर रूल है, अभी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड क्या होता है, एक तलवार होती है, एक शील्ड होती है, तलवार से जो बचाए। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, देखिए जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये एक इनर इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है न्यूक्लियस, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन्स इसके चार्ज से ऑपोजिट कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ ढकेल रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उसको बाहर की तरफ ढकेल रहे हैं। तो यानी इसका ऑपोजिट कर रहे हैं। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस से, ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड कर रहे हैं, करेक्ट। शील्ड का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट इफेक्ट ना। कोई मारे आपको, शील्ड आगे लगाओ तो इफेक्ट क्या आएगा, ऑपोजिट। तो जो ये काम कर रहा है उसके ऑपोजिट काम ये इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। ये खींच रहा है, ये बाहर ढकेल रहे हैं। तो इसके असर को कुछ कम करेंगे वो। कोई मार रहा है अगर आपको डंडा और मोटा कपड़ा पहना हुआ है या चमड़ी का कोई शील्ड है तो इफेक्ट कम आएगा, दर्द कम होगी। वैसे इसकी अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन कुछ रिपेल भी कर रहे हैं, तो पूरी अट्रैक्शन नहीं हो पाएगी यहाँ पे। इसको बोलते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द रिपल्जन कॉज्ड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स to an electron so that the effective nuclear charge decreases is called shielding effect और screening effect। ठीक है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम कर रहे हैं वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये काम आएगा बहुत ज़्यादा बाद में। अब ट्रेंड्स पे आते हैं। पहले एटॉमिक रेडियस, पूरा तो नहीं कर पाएंगे आज एक स्टार्ट दे देते हैं एटॉमिक रेडियस की। पहले तो एटॉमिक रेडियस होता क्या है, देखो एटॉमिक रेडियस, एटम का रेडियस है। एटम क्या होता है, न्यूक्लियस से शुरू हो जाओ, न्यूक्लियर के इंटीरियर से, वहाँ से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक। मगर अब तुम मॉडर्न क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ चुके हो, तो इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स जगह तो है नहीं कि यहीं मिलेगा, प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं, कहीं भी हो सकता है। इसलिए हम एटॉमिक रेडियस को बॉन्डेड स्टेट में लेते हैं। बॉन्डेड स्टेट क्या होता है, मतलब कल्ला एटम ना पड़ा हो, अकेले में तो वैसे ही अकेला एक ही एटम पड़ा है, उसका तो वैसे भी रेडियस मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बॉन्डेड स्टेट क्या है, कोई ना कोई बॉन्ड बना रखा हो। जैसे अभी तुमने आयनिक कोवलेंट बॉन्ड नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे इसमें। तो जब किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के कंपाउंड मॉलिक्यूल वैसा वाले की सिचुएशन में हो, तब उसका रेडियस मेजर करते हैं हम। एक अकेला एटम घूम रहा है उसको नहीं मेजर करते हैं। तो वो होता है एटम रेडियस, एटमिक रेडियस।
डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, द डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डेड स्टेट, या फिर फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द पोजिशन ऑफ द to the place where probability of finding the outermost electron is maximum. तो बॉन्डेड स्टेट कौन कौन सी होती है, उनके सबके अलग अलग एटॉमिक रेडियस भी होते हैं. एक तो कोवलेंट, या तो कोवलेंट बॉन्ड बना रखा होगा या मेटालिक बॉन्ड. इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे. वैसे तुम पढ़ चुके हो कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड, तीनों के लिए अलग अलग बातें होंगी. और एक और कैसे भूल गए, वॉन्डरवॉल रेडियस. वॉन्डरवॉल रेडियस एक्चुअली ये बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गई, तीन ही मान के चलो. अभी आयनिक रेडियस इसके साथ नहीं पढ़ते, हम अलग पढ़ते हैं. ट्रेंड्स वगैरह भी जो हैं वो सब इन तीनों के चलेंगे. फिर लास्ट में जब ये तीन खत्म हो जाएंगे फिर आयनिक रेडियस पढ़ेंगे. तो ये तीन मतलब कोई भी एटम कैसा भी बॉन्ड बना सकता है. तो कोवलेंट बॉन्ड बनाया होगा तब अलग कहानी होगी, या मेटालिक बॉन्ड बनाया होगा तब अलग कहानी होगी, या वॉन्डरवॉल रेडियस बनाया होगा. कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. याद करो लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. तो बॉन्ड भी जैसे मान लो हाइड्रोजन 2 है, तो ये एक एटम ये दूसरा एटम बिल्कुल ओवरलैप कर रहे होंगे. एक मतलब दूसरे की जगह पे आ गया होगा, ऐसे ओवरलैप कर रहे होंगे. ऐसे तो नहीं होंगे ना, ऐसे होंगे, बिल्कुल ओवरलैप कर रहे होंगे. तो इसमें ओवरलैपिंग होगी तो जाहिर सी बात है रेडियस भी थोड़ा सा कम होगा, है ना. पहले कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं. जब एक एटम ने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा होगा तब ओवरलैपिंग भी होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी. और उसमें उसका रेडियस निकालने का तरीका क्या है. कोवलेंट बॉन्ड मतलब कि हम एटॉमिक रेडियस निकाल रहे हैं किसी एटम का जब उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है. अगर तो सेम एटम्स हैं दोनों, जैसे कि ये भी A हो गया, ये भी A हो गया, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन AA इज इक्वल टू RA प्लस RA. ये क्या हो सकते हैं उसको 2RA, या फिर रेडियस क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन A टू A अपॉन 2. ये याद रखना है. तो रेडियस क्या हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपॉन 2. वो इससे थोड़ा सा कम आएगा, है ना रेडियस, इसलिए कोवलेंट रेडियस बहुत कम हो जाता है. ये जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है उससे तो कम आया, यहाँ कहीं पे आया कम, तो डिस्टेंस अपॉन 2 ये पूरा है तो यहाँ कहीं पे आएगा ये. एनीवेज कहने की बात क्या है, कोवलेंट रेडियस काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि शेयरिंग या ओवरलैप है. रेडियस इज इक्वल टू दिस. दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, अगर अलग अलग हो या अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाद में आएगा, फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कितनी पावर से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. काफ़ी डिटेल में करेंगे इसको बाद में इसी चैप्टर में. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कितनी पावर से अट्रैक्ट कर रहा है. हाँ, तो अगर ये डिफरेंट है तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.9 चाहिए माइनस चाहिए. चाहिए क्या है, लिख लो बस अभी के लिए. इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं A की और B की. ये डिस्टेंस बिटवीन AB, इनमें से एक भी पता होना चाहिए, मतलब वेरिएबल्स इसमें थोड़े ज़्यादा हो गए. ये कोवलेंट की बात आई. फिर बात करते हैं मेटालिक रेडियस की. देखो मेटालिक रेडियस, मेटालिक बॉन्ड की बात करते हैं. मेटालिक बॉन्ड ही वो रीज़न है कि मेटल्स इतने हार्ड क्यों होते हैं, लस्टर क्यों होता है, इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं. सारी रीज़न क्या है, मेटालिक बॉन्ड की है. मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, कोई भी मेटल है, सपोज ये आयरन है, उसको बोलते हैं फ्री, मेटालिक बॉन्ड में फ्री फ्लोटिंग स्ट्रक्चर.
इलेक्ट्रॉन्स फ्री फ्लोट कर रहे होते हैं। सपोज ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, दो इधर दो इधर, इसके भी दो इधर, दो नहीं ज़्यादा होंगे, डिपेंड करता है मेटल कौन सा है। अब इसको 3D में इमेजिन करो। 3D में इमेजिन करोगे तो इधर भी होगा एक एटम, इसके ऊपर तो है ही, बोर्ड के पीछे भी होगा, इधर भी नीचे भी, सारी जगह पे आसपास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे तो अट्रैक्टेड है ही, साथ में इतनी पास है ये कि इसके न्यूक्लियस से भी अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से बहुत सारे फोर्सेस हो जाते हैं। इमेजिन करो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का पार्ट, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का पार्ट भी है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, जो ऊपर होगा साइड पे होगा, जो इधर होगा उसके ऊपर पीछे वाला भी, ठीक है, 8 से 10 करीबन। तो इससे क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो जाती हैं अट्रैक्शन की। और ये इलेक्ट्रॉन को फ्री फ्लोटिंग भी बोलते हैं। फ्री फ्लोटिंग क्यों है, ये इलेक्ट्रॉन है तो इसी का पार्ट, इसी के शेल में घूम रहा है, लेकिन जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो बहुत सारे न्यूक्लियस की एक्सपीरियंस कर रहा है। इसलिए मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। क्यों, इलेक्ट्रॉन फ्री टाइप से हैं, पूरी तरह से इससे नहीं जुड़े हुए। तो अगर चार्ज लगाया तो बह जाते हैं एक जगह पे, और इलेक्ट्रॉन के बहने से ही करंट प्रोड्यूस होता है। करेक्ट। लस्टर भी इसलिए होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर है स्किन के। तो ऐसे मान सकते हो लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फ्लोटिंग, और इलेक्ट्रॉन्स ग्लू की तरह, गम हो जैसे एक सरफेस के ऊपर गोंद रख दी हो ग्लू, तो ग्लू की तरह पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटालिक बॉन्डिंग का रेडियस भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। सारे डिस्टेंस A to A इज इक्वल टू 2RA, करेक्ट। लेकिन कोवेलेंट रेडियस से थोड़ा सा कम होगा, अपॉन टू, मतलब यहाँ की जगह यहाँ ले आओ तो यही होगा। अगर मेटालिक रेडियस है तो भी यही फॉर्मूला है, लेकिन मेटालिक रेडियस, मेटालिक बॉन्ड पता होना चाहिए। तो बिल्कुल पास जुड़े हुए तो नहीं होते, शेयरिंग तो नहीं होती है एज इट इज़, लेकिन फिर भी काफ़ी क्लोज होते हैं। मगर हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो कोवेलेंट रेडियस इज लेस देन मेटालिक रेडियस, इतना तो बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल ओवरलैप ही हो गए। फिर तीसरा है वॉन डर वॉल रेडियस। तीन टाइप के रेडियस हैं। तीसरा है वॉन डर वॉल रेडियस, साइंटिस्ट का नाम है वॉन डर वॉल। इसमें क्या होता है, कोई बॉन्ड नहीं है आपस में, ठीक है ना, जिसमें जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल नहीं बना रहे हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। मतलब कि एक मॉलिक्यूल ये पड़ा है, एक मॉलिक्यूल ये है, आपस में भी तो कुछ अट्रैक्शन होगी, है ना। जैसे पानी मान लो ऐसे, उसके अंदर क्या है, H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में तो बॉन्ड बना रहे हैं, वेल एंड गुड, वो प्रॉपर बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है वो। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल्स माने वाटर के, उनमें भी तो कोई अट्रैक्शन है, वो प्रॉपर बॉन्ड तो नहीं है लेकिन अट्रैक्शन तो है। तभी तो पानी अगर हम गिराते हैं तो ऐसा तो नहीं कि एक मॉलिक्यूल कहीं गया, एक मॉलिक्यूल कहीं गया, एक साथ ही बहता है ना, डायरेक्शन है। तो मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कोई फोर्स रहती है, ठीक है, वैसे वाले बॉन्ड जैसी नहीं, कोवेलेंट आयनिक, तो उसको बोलते हैं वॉन डर वॉल फोर्स। यानी सपोज H2O है, H और H कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, दूसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का H और H, तो इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनमें भी होती है, जैसे दो वाटर मॉलिक्यूल है उनमें भी है, उसको बोलते हैं वॉन डर वॉल फोर्स। ऐसे रेडियस को बोलते हैं वॉन डर वॉल रेडियस। ये भी क्या होगा, RA, ये A मान लो, ये B मान लो, यहाँ पे सेम है, प्लस RB इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन A to B। यहाँ पे सेम है तो A या H लिख सकते हो, अलग अलग हो तो अलग बात है। जैसे हीलियम है, वो बॉन्ड बनाता ही नहीं है, सिंपल बॉन्ड, तो उस केस में क्या लिखना पड़ेगा, हीलियम और डिस्टेंस बिटवीन हीलियम टू हीलियम इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस ऑफ हीलियम, अगर सेम है तो। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ले रहे हो तो ऐसे। बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो अभी के लिए, अब यहाँ पे लगाओ अपॉन 2। तो ये तीन तरह के रेडियस हैं, हम समझ गए हैं ये
इनमें कोई प्रॉपर बॉन्ड ही नहीं है, दूर दूर पड़े हुए हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा ये होगा वॉन डर वाल रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, फिर मेटालिक, और सबसे कम कोवलेंट, क्योंकि उसमें तो ओवरलैपिंग ही हो रही है एक तरह से। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे, हम टाइप ऑफ रेडियस देख चुके हैं। तो पढ़ाई करते रहो, हैव अ नाइस डे।